अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा ये चौथा सेशन है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट कह सकते हैं, लास्ट या सेकंड लास्ट। हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिर्फ हमने डेमो देखना है कि ब्रोकर की साइट पर किस तरह शेयर की खरीदो फरोख्त करते हैं। अगर आज हमने नहीं किया तो फिर कल एक और सेशन कर लेंगे। एक हमने बात की थी शुरू में टेक्निकल एनालिसिस की और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की बुनियाद पर देखते हैं कि शेयर की प्राइस किस डायरेक्शन में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, शेयर की प्राइस अब बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ओवरऑल कंपनी की हिस्ट्री के मुताबिक कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री के अंदर अपनी पोजीशन क्या है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि वो तमाम इफ़ेक्ट्स जो चीज़ें जो कंपनी के बिज़नेस को अफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो मुल्क की सूरत-ए-हाल हो, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो कंपनी जितनी भी बेहतर हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मोस्टली कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइसेज़ कम हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एतमाद कम हो जाता है मुल्क के ऊपर। बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूट्स अपना पैसा निकाल लेते हैं इकोनॉमी से। सो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन-सा वक़्त बेहतर है किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमी को देखते हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और इंडस्ट्री की कंडीशन देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम मसनूआत में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज से 5 साल बाद या इस इंडस्ट्री की आज से 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी? हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद इसकी टेक्नोलॉजी की जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? इन चीज़ों का हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट वगैरह क्या है? कौन लोग हैं जो उस कंपनी को चला रहे हैं? लोगों का, इन्वेस्टर का कितना एतमाद है इस कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर? ये सब कुछ देखकर हम तय करते हैं, कोशिश करते हैं इस बात का अंदाज़ा लगाने का कि फेयर मार्केट प्राइस जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, वो इस वक़्त क्या होनी चाहिए? क्या है जो रियल में स्टॉक वैल्यू है, वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड मतलब एक स्टॉक है जो ₹100 में मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कंपनी की सारी चीज़ें स्टडी करके कि कंपनी का स्टॉक जो है ग्रो कर सकता है, ₹300 तक जा सकता है, ₹400 तक जा सकता है, तो ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन बिल्कुल इसके मुतज़ाद हो सकता है ओवर वैल्यूड कि एक कंपनी है जिसका बिज़नेस इतना अच्छा नहीं है, बिज़नेस मॉड्यूल अच्छा नहीं है, लेकिन उसका शेयर जो है करंटली उसकी प्राइस ₹200 है, और हम जब उसके फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, बाकी चीज़ें बिज़नेस प्लान वगैरह देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 150 होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए, तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ₹200 पर ये स्टॉक लिया जाए तो ये ओवर वैल्यूड होगा या महँगा होगा। बेसिकली जो एनालिस्ट होते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट देखने वाले, वो देखते हैं कि ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है, मुल्क की माशी सूरत-हाल क्या है या कंपनी की अपनी माशी हालात क्या चल रहे हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। सॉरी, किसी ने जॉइन किया है, मैं यहाँ से इनको एडमिट कर दूँ, वापस प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। कंपनी की ओवरऑल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम। स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर कंपनी के जिसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मज़बूती कितनी है उस कंपनी की, ये सब कुछ हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस क्या है कंपनी की। अ, जिस कंपनी का हम शेयर लेने जा रहे हैं, उसकी अपनी सेल्स कितनी है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है, प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है कंपनी का, खुद कंपनी प्रॉफ़िट कमा भी रही है या नहीं। अगर एक कंपनी खुद लॉस में है, तो हम अगर उसके शेयर्स खरीद लेते हैं, तो हमें कहाँ से प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। इसके अंदर फिर 2 बेसिक डिविज़न्स होती हैं या सब कैटेगरीज़ होती हैं जिनको देख रहे होते हैं एनालिस्ट। एक होता है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव का तो बहुत आसान है कि नंबर्स में हम देख रहे होते हैं कि एक कंपनी ने पिछले साल 1 करोड़ की सेल की थी, इस साल 2 करोड़ की सेल कर ली, सो नंबर बढ़ रहे हैं मतलब कि कंपनी तरक्की कर रही है। सेम इसी के अंदर सिर्फ सेल नहीं, सेल के साथ-साथ पिछले साल उन्होंने 10 लाख का प्रॉफ़िट कमाया था, इस साल कंपनी ने 20 लाख का प्रॉफ़िट कमा लिया, सो कंपनी नज़र आ रही है कि बढ़ रही है। सॉरी। सो कंपनी बढ़ रही है, हमें भी प्रॉफ़िट का इम्कान हो सकता है कि ये कंपनी तरक्की करेगी। अब पिछले 2 सालों में, 3 सालों में कंपनी के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हम नंबर्स के बजाय डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, बिज़नेस मॉड्यूल क्या है, इस कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ है या नहीं है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी गवर्नेंस क्या है, किस तरह चला रहे हैं। बिज़नेस मॉड्यूल में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक कंपनी है जो ऑयल सेल कर रही है, हो सकता है कल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएँ तो पीएसओ पेट्रोल बेचेगी तो कितना बिज़नेस कर लेगी। पिछले 10 सालों से तो उसका अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए पीएसओ का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप एपीएल ले लें, अटक पेट्रोलियम या कोई शेल पेट्रोलियम, किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम्पल के लिए, कि पेट्रोल की जो कंपनीज़ हैं वो पिछले 10 साल का डेटा उनका अच्छा है, लेकिन इनका बिज़नेस मॉड्यूल या अगले 10 साल भी बेहतर चल सकता है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएँगी तो इनका बिज़नेस कैसे चलेगा? क्या इनका एडवांटेज होगा, क्या नहीं होगा? इन सारी चीज़ों को हम क्वालिटेटिव के अंदर एनालाइज़ करते हैं कि कंपनी के आने वाले 10 सालों में कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं। अगर आप खुद से स्टडी करना बैठेंगे, खुद से फंडामेंटल एनालिसिस पे हम बात करना बैठें तो शायद 1 हफ़्ता पूरा लग जाए। लेकिन हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, शुक्र अदा करें कुछ लोगों ने बेसिक काम कर दिए हुए होते हैं। हम सिर्फ़ खोल के 4 क्लिक करते हैं और हमें बेसिक चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यार ये चीज़ें हैं, यहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आगे हम डेमो में वही देखेंगे कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े कि आप जाके बिज़नेस प्लान पढ़ें कंपनी का। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप नहीं करते, बिज़नेस प्लान वगैरह स्टडी ना करें किसी कंपनी का, तो अल्टरनेट क्या तरीक़ेकार है। हमने पहले दिन शायद डिस्कस किया था, एक वेबसाइट है सरमाया.pk, इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया हमें, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का देखना चाहें आप, इसके साथ क्रिप्टो का देखना चाहें, गोल्ड का एनालिसिस, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, यूएस डॉलर का देखना चाहें, ये खुद भी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट फ़ीस लेते हैं इस ट्रेनिंग का। लेकिन इसके अलावा ये सारी वेबसाइट इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। यहाँ आप कंपनी के बेसिक्स चेक कर सकते हैं कि कंपनी परफ़ॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। हम एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ लिखते हैं कि शेल, ये किसी भी कंपनी का आप चेक करेंगे स्टॉक, तो यहाँ पर उसकी ओवरऑल बेसिक कंपनी की प्रोफ़ाइल आ जाएगी। अ, ये जो अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है, मुझे एक तो कन्फर्म कर दीजिए क्योंकि पहले भी एक बार बंद हो गया था स्क्रीन। स्क्रीन के साथ आपको ये शेल का शेयर प्राइस, शेल पाकिस्तान लिमिटेड XD, हमने शुरू में पहले दिन डिक्शनरी डिस्कस की थी बेसिक। XD का मतलब एक्स डिविडेंड हो चुका है, डिविडेंड जिन लोगों को मिलना था मिल चुका है। अब अगर कोई ख़रीदेगा तो पिछले वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी अनाउंस करेंगे तो वो मिल सकता है। ये XD का मतलब, ये जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट पे या सरमाया पीके की वेबसाइट पे, तो ये मेंशन कर देते हैं XD या XB लिखा होगा तो एक्स बोनस, अब बोनस की डेट गुजर चुकी है। इसके साथ ये आपको मस्जिद का आइकन नज़र आ रहा है, तो ये उन कंपनीज़ के साथ होता है जो शरिया कंप्लाइंट हैं, शरई तौर पर काम कर रही हैं पाकिस्तान में। वो कंपनीज़ जितनी भी हैं उनके साथ आइकन बना हुआ आता है मस्जिद का, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। ये शेयर का 1 महीने की परफ़ॉर्मेंस है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको प्राइस मिलेगी। 1 महीना पहले अक्टूबर 12 को ₹137 का था शेयर, फिर ये अक्टूबर 26 को अलग प्राइस थी और आखिर में आते-आते आज ये ₹130 का है। ये कंपनी स्नैपशॉट, यहाँ पर आपको कंपनी का बेसिक मिलता है। करंट प्राइस ₹130.44 है। 1 दिन के अंदर 48 पैसे की कमी आई, 0.37% बनती है।
ये इसका वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है एक दिन के अंदर वो लिखा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अगर आपने तफसील में पढ़ना हो तो यहाँ आप आइकन पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन आइकन पे, तो इसका पूरा आर्टिकल आ जाएगा। ये किताबी बातें जो हम मुख्तसर बात कर रहे हैं ये सारी आपको मिल जाएंगी कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है फाइनेंशियल रेशो होता है बिटवीन द अर्निंग एंड कंपनी एंड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग, जो कंपनी के शेयर है आउटस्टैंडिंग उसके और कंपनी की अर्निंग जो है उसके मुताबिक क्या होता है। ये सारी आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी यहाँ पर। इसकी यहाँ एग्जांपल लिखी हुई मिलेंगी, ईपीएस कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इसके ज़रिए आप क्या देख सकते हैं। इसके बाद बुक वैल्यू, सॉरी इसकी यहाँ पर बुक वैल्यू इन्होंने मेंशन नहीं की। इसकी बुक वैल्यू हम यहाँ देख लेंगे या एससीएस की वेबसाइट पे, एससीएस ट्रेड शेयर प्राइस, एससीएस ट्रेड। मैं बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। बुक वैल्यू हम देखें, बुक वैल्यू बेसिकली होती है कि बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक कंपनी है, हम किसी और कंपनी का खोल लेते हैं ताकि आपको साथ साथ में समझ आता है। यस, हाँ इसकी बुक वैल्यू मेंशन है। ये देखें, इसकी करंट प्राइस 147 रुपीज़ है, 147 रुपये, ऑलमोस्ट 148 है। इसकी बुक वैल्यू है 459 रुपये, 460 से 1 रुपया 50 पैसे 60 पैसे कम है। तो बुक वैल्यू होती है कि अगर कंपनी आज सारे एसेट्स अपने बेच दे तो पर शेयर कितने प्राइस बनेगी अगर शेयर होल्डर्स को पैसे देने पड़े। आज अगर पीएसओ चाहे कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, सारे एसेट्स उसके बेच दिए जाएँ, तो एक शेयर के ऊपर कितने रुपए मिलेंगे कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर, कंपनी के सारे कर्ज़े देकर। ये बहुत आसान अल्फाज में सीखने का, अदरवाइज़ उसकी लायबिलिटीज़ आपको टेक्निकली जो पढ़ने को मिलेगी, किताबी बातें डिक्शनरी के उसकी लायबिलिटीज़ को देखा जाता है कि कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना उसके ऊपर कर्ज़ है वो दिया जाए, उसके बाद कंपनी की वैल्यू क्या बचती है, उसने म्यूचुअल फ़ंड में कितना लिया हुआ है, ये सारी किताबी बातें आपको मिलेंगी। आसान अल्फाज में ये है कि अगर आज कंपनी सारी बेच दी जाए और कंपनी डिसाइड करे कि भाई शेयर जिस जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसको कंपनी के सारे कर्ज उतार कर बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम दे देंगे, लोगों को तकसीम कर देंगे, तो वो क्या बनेगा। सो पीएसओ की जो वैल्यू बनती है पर शेयर वो 460 रुपये है, लेकिन करंट प्राइस उसकी बनती है 148 रुपये। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहीं पर कहीं एक और होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, ये है। ये हमने पहले दिन डिक्शनरी में पीबी वैल्यू या पीई वैल्यू का लिखा हुआ वर्ड मैंने आपको बताया होगा, एक क्लिक करने पर आ रहा था यहाँ। प्राइस टू बुक वैल्यू ये एक से जितना कम होगा पीबी रेशो, ये पीबी रेशो एक से जितना कम होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कंपनी के मुस्तकबिल में, मतलब आप जो शेयर परचेज कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है। अगर ये एक पूरा है तो मतलब कि जितनी बुक वैल्यू है सेम उसी वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, खुदा ना खास्ता कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो हमें बहुत कम चांसेस हैं कि कोई प्रॉफिट में जाएँ हम। सो ये जितना कम है प्राइस टू बुक वैल्यू उतनी बेहतर कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर हम नहीं देखते, हमने हमें बात की है कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख रहे होते हैं जब भी इन्वेस्ट करते हैं। सो इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कितना कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ें, बाकी चीज़ें, ये सारे फाइनेंशियल। और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि जितनी भी कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं पब्लिकली, उनका ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। हर शेयर होल्डर, भले आपने पीएसओ का एक शेयर भी ख़रीदा है तो पीएसओ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बताए कि उसने कितना कर्ज़ लिया हुआ है, कहाँ-कहाँ से लिया हुआ है, वो वापस कैसे करेगा, उसके पास क्या प्लानिंग है, कब तक वापस करेगा, ये सारा डेटा कंपनी की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये जो डीपीएस है, डेटा पोर्टल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर मौजूद होता है। कंपनी प्रोफाइल्स में जाएँगे, अनाउंसमेंट में जाएँगे, यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। इसके साथ ये जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सरमाया पीके वालों ने, यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए रख दी हैं। यहाँ इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी अनाउंसमेंट, ये सारी स्टेटमेंट वगैरह आपको मिल जाती है।
चेंज ऑफ बोर्ड मेंबर में चेंज आया, अनाउंसमेंट आएगी, पब्लिकली पोस्ट होगी वेबसाइट पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, और कोई भी उसे उठाकर शेयर कर सकता है, कहीं पर भी पोस्ट कर सकता है। फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर के जो है 30 सितंबर तक के क्या थे, कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं। के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं वापस आकर यहाँ पर। एक चीज़ हम बुक वैल्यू देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बुक वैल्यू क्या है, करंट प्राइस क्या है, उसके मुताबिक प्राइस टू बुक रेशो जो है, पीबी रेशो, वो क्या आ रहा है। दूसरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ओवरऑल मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, इसमें 69 बिलियन के करीब है, 69.37 बिलियन, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है पीएसओ का। डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने दिया है वो 10 रुपये का है, पर शेयर 10 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड थोड़ा अलग कैलकुलेशन होती है, शेयर वैल्यू पर ईयर जितना उसने दिया है कि इस हिसाब से, और ये जो डिविडेंड यील्ड है वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है। कंपनी ने अभी आखिरी टाइम पे दिए तो 10 रुपये हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड 6.6% बनती है। सो अगर शेयर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आपको पर शेयर के हिसाब से सालाना 6 रुपये प्रॉफिट मिला होगा, 6 रुपये 16 पैसे। सो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा अजीबोगरीब फार्मूला है, इसमें आप पढ़ेंगे तो, लेकिन जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगी इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, पर शेयर आपको डिविडेंड मिल रहा है। इस सिंपल अल्फाज में ये। दूसरा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो वो कंपनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना शेयर प्राइस के हिसाब से ये चेंज होती रहेगी। अगर इसकी शेयर प्राइस 130 रुपये हो जाए तो ये डिविडेंड यील्ड बढ़कर 7% बढ़ जाएगी। तो जिसने 150 पे ख़रीदा था उसे 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये शेयर प्राइस के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो डिविडेंड यील्ड के बजाय हम जो डिविडेंड फाइनली पे किया गया है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा, हम देख रहे होते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। कंपनी ने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बेची है तो उस पर कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2.64%। ये जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उतनी ज़्यादा रिलायबल है कंपनी। ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है बिफोर द टैक्सेशन, और अखराजात से पहले, टैक्स वगैरह देने से पहले कंपनी के पास 5 रुपये 10 पैसे बचे थे। अगर हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं, 100 रुपये अगर कंपनी ने सेल किए तो 5 रुपये बच रहे थे। टैक्स वगैरह बाकी अखराजात निकाल कर कंपनी को फाइनली 2 रुपये 64 पैसे बच रहे हैं। सो कंपनी जब भी प्रॉफिट में है, ये एदाद शुमार माइनस में नहीं है, तो काबिल भरोसा है। अगर ये माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दूसरा, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं तो पिछले 5 सालों की रिपोर्ट, अगर पिछले साल 3 रुपये कमाए थे, इस साल 2.5 रुपये कमाए हैं, तो मतलब कि कंपनी लॉस में जा रही है, 50 पैसे का नुकसान कर लिया कंपनी में। तो कहीं न कहीं कंपनी में कमी आई है, कहीं कोई कोताही हुई है कंपनी से जो कम है। अगर ये पिछले साल 2 रुपये थे, इस साल 2.5 रुपये हुए हैं, तो मतलब कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। फेस वैल्यू मोस्टली कंपनीज़ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी लिस्ट होती हैं 10 रुपये होती है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिवाइड कर दिया है, 5 रुपये है। इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता फेस वैल्यू, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए फेस वैल्यू जो है मोस्टली कंपनीज़ की 10 रुपये होती है। नंबर ऑफ़ शेयर्स, टोटल कितने शेयर्स हैं, 470 मिलियन के लगभग। और फ्री फ्लॉट की जो परसेंटेज है, हम यही देख रहे होते हैं, ये बहुत काम की चीज़ होती है। जितने कम फ्री फ्लॉट हैं, कंपनी उतनी ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि कंपनी के अपने पास डिसीजन मेकिंग पावर है। अदरवाइज़ पब्लिक में शेयर्स हैं तो वो जितने ज़्यादा लोगों के पास होंगे, उतनी डिसीजन मेकिंग की पावर कंपनी के पास कम हो जाएगी। इसलिए 45% आप ये समझ लें आसान अल्फाज में, जिसके 60% से कम फ्री फ्लॉट हैं वो कंपनी ज़्यादा रिलायबल हैं। अगर 60% से ज़्यादा फ्री फ्लॉट शेयर्स हैं तो मतलब कि उसमें कहीं न कहीं झोल आ सकता है, कभी न कभी इश्यू हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम देख रहे होते हैं। अ, यहाँ पर आप बजाय आप जाकर कंपनी की पूरी पीएसओ की वेबसाइट खोलें, उसकी एक-एक रिपोर्ट देखें, जो हम किताबी बातें पढ़ते हैं उसके बजाय आप यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें और यहाँ पर सिंबल लिखें, आपकी मर्ज़ी, या सरमाया पीके पर आएँ। एग्ज़ैक्टली सेम मालूमात आपको यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ कुछ कम, कुछ ज़्यादा मालूमात होंगी, कुछ डिफरेंट स्टाइल में होगी। ये प्राइस इसकी डेली की है, ये 1 मंथ का चार्ट है। आज के दिन सुबह ओपन हुआ था 147 रुपये पर, हाई प्राइस गई
150 तक के लगभग 149 रुपये 98 पैसे, लो 147.21 का था, और जो क्लोजिंग हुई है उसकी 147.77, ठीक है। लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस उसकी 146 रुपये थी। इसके अलावा ये प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बाकी क्या चीज़ें, ये फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद, परसेंटेज, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा। इसकी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट जितनी भी है वो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट वो यहाँ आपको मिलेंगी। अदर डेटा जो भी अवेलेबल है वो मिलेगा। ये जो हमने कहा फंडामेंटल एनालिसिस में 4 से 5 साल का डेटा देखते हैं। ये अर्निंग पर शेयर इसकी और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी लिखी होगी, ये बिल्कुल लिखी है नीचे। अर्निंग पर शेयर 2019 में 22 रुपये थे, लेकिन 2020 में इसके 13 रुपये माइनस में चल रही थी। 2021 में 62 हुए और 2022 में 183। कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इसकी बहुत कम हो गई है, 0 to 0 आ गई है, 0.01 थी। अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज ये है। ये आपको सारा बेसिक डेटा मिल जाएगा। ये फाइनल पे आउट्स हैं, 100% डिविडेंड फाइनल ईयर का, जो एफ मतलब फाइनल डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर दिया जाता है, डी डिविडेंड है। और ये इन्होंने आखिरी डिविडेंड दिया है 26/10 को, पिछले महीने की 26 तारीख को बुक क्लोजर डेट थी, तो इन्हीं डेट्स के अंदर इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। 100% का मतलब होता है 10 रुपये, क्योंकि फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी अपना डिविडेंड दे रही होती है। जहाँ 50% है वहाँ पर 5 रुपये बनेगा, और 75 का मतलब 7.5 रुपये। ये इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आपको सारे एदाद व शुमार मिल जाएंगे कि कंपनी क्या सेल कर रही है, कितना सेल कर रही है, कितने टैक्सेशन दे रही है कंपनी के ऊपर, कितने डेट्स हैं, कितना लोन लिया हुआ है कंपनी ने, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और उसकी अर्निंग कहाँ से आ रही है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, और फर्दर प्लान्स क्या हैं, ये सारी आपको इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाता है डेटा। यहाँ आगे आए तो इन्होंने सरमाया पीके की वेबसाइट जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स के अंदर इन्होंने बहुत आसानी कर दी है कि कोई अंधा भी देखे तो समझ जाए। बजाय आप जाएं ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ें इनकी इतनी बड़ी, उससे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है जो ऑडिटर्स ने बना कर दी, फाइनली इतने मिलियंस का प्रॉफिट हुआ टैक्सेशन के बाद। उससे बेहतर है कि सरमाया पीके ने आपके लिए बना दी स्कोर वाइज 2018 का, 19, 20, 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ, आखिरी जो 12 महीने चल रहे हैं आज की तारीख तक, उसके मुताबिक स्कोर बेहतर है। सेल्स के हिसाब से पीएसओ गुड है। ग्रोथ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के हिसाब से कुछ बेहतर नहीं है, बैड रिजल्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं कमी हुई है, क्योंकि ये 2022 का जो ओवरऑल था 657 था, अब तक 510 है। अगर ये 657 से बढ़ेगा तो यहाँ पर गुड आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये अल्टीमेटली कम हो रहा है, तो इसलिए ये बैड रिजल्ट आया है 2022 में। 2022 का मतलब जून में जो साल ख़त्म हुआ है उनका, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मोस्टली कंपनीज का जून होता है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर है उसके मुताबिक। सो 3.5 से जिस दिन ये बढ़ेगा तो यहाँ पर भी गुड का साइन आपको नज़र आएगा। डिविडेंड पर शेयर ये ईयर वाइज बताया, 2018 में 15 रुपये दिया था, 2019 में 5, 20 में कुछ नहीं दिया कंपनी ने, 21 में फिर 15 दिया, 22 में 10 रुपये दिया, आज तक के आखिरी 12 महीनों में ये। इसका कोई स्कोर नहीं है, लेकिन ट्रेंड वाइज उन्होंने बता दिया कब कम हुआ है, कब ज़्यादा हुआ है। डिविडेंड यील्ड जो है वो गुड है, बढ़ी है, कम नहीं हुई डिविडेंड यील्ड। कैश पे आउट रेशो जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। वैल्यूएशन कंपनी की अर्निंग पर शेयर इसका अवेलेबल नहीं है डेटा, लेकिन अर्निंग प्राइस रेशो जो है वो बेहतर है। ये सारा स्कोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा ये सारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स 2017 तक की, मतलब 6 सालों का आपको डेटा मिल जाता है, 5 सालों का, 3 और 3 6 साल है, सॉरी 6 साल का फाइनेंशियल डेटा आपको यहाँ मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी देखनी हो आप यहीं सर्च करेंगे। ये एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिली, ये इन्होंने इस वेबसाइट पे कुछ चीज़ों में अपडेट नहीं हुई। ये अगर ओपन हो जाए टेक्निकल एनालिसिस, ये फंडामेंटल स्टॉक स्क्रीनर इसका देखना था।
ये स्टॉक सर्च है। ये एक और कंपनी है, मैं आपको 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शन बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ आप देख सकते हैं। सॉरी, ये भी नहीं है। कंपनी स्नैपशॉट। ये एक ब्रोकर है, अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर एक ये है। एक मैंने आपको बताया के ट्रेड है, कसब ट्रेड या के ट्रेड के नाम से उनकी कंपनी है। वहाँ आप ओपन करा सकते हैं अकाउंट, और जेएस ग्लोबल के अंदर। इनका स्टॉक स्क्रीनर था एक, जहाँ पर इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन आती है। मुझे अब याद नहीं कौन से। डिविडेंड एक्स। बहरहाल सॉरी, मुझे अभी यहाँ मिल नहीं रहा। इनका स्टॉक स्क्रीनर है, जहाँ पर इसकी तरह ही सेम जैसे फंड इन्होंने सरमाया पीके ने बनाई है, इस तरह इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाती है। और इनकी वेबसाइट पे सारा अपडेटेड है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है और प्राइस टू बुक रेशो जो है, ये सारा अपडेटेड मिलेगा। ये डेटा आपको बहरहाल इधर भी मिल जाता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ इजाफी डेटा डेटा है, जैसे बीटा, अपर कैप, लोअर कैप, तो खैर यहाँ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रोकर की वेबसाइट पे भी। एक बात जो हमने पहले शुरू दिन कहा की थी कि ब्रोकर जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे, कोशिश करें कि उनकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, अपना रिसर्च पोर्टल होना चाहिए। जैसे ये लोग देते हैं, स्टैंडर्ड कैपिटल वालों का अपना रिसर्च पोर्टल है। यहाँ आप इस कंपनीज की प्रोफाइल देख सकते हैं और अप टू डेट देख सकते हैं। मतलब जिस दिन आप देखना चाह रहे हैं उस दिन के हिसाब से आपको इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी कंपनी की। जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आती है तो ये उस दिन अपडेट कर देते हैं कंपनीज को। यहाँ मैंने सर्च तो की थी। ये है। सो आपने ब्रोकर वही सिलेक्ट करना है जिसके पास अपना रिसर्च पोर्टल हो, अपनी वेबसाइट हो, तो आपको सारा डेटा मिल जाता है। ये इंडेक्स की परफॉर्मेंस वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है। ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बता रहा है। यहीं पर कंपनीज की प्रोफाइल आ रही होती है। मुझे इस वक्त ऑप्शन मिल नहीं रहा। ये आ गया कंपनी स्नैपशॉट। यहाँ पर हम लिखते हैं HPL, हबीब बैंक लिमिटेड। ये आपको कंपनी की डिटेल बता देती है। ये कंपनी का डे रेंज है, महीने का रेंज, महीने में क्या ट्रेड किया कंपनी ने। पेड अप कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल है, बीटा रेट है इसका। ये यहाँ पर आपको बीटा रेट मिल रहा था, ये है। और आगे इसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये होती है मोस्टली कंपनीज की। फ्री फ्लॉट शेयर्स 50% है। ईयर एंड, इनका ईयर दिसंबर में एंड होता है। ये आपको मिलेगा ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट, लास्ट ईपीएस थर्ड क्वार्टर का, अर्निंग पर शेयर आखिरी क्वार्टर 2022 का जो आखिरी क्वार्टर है उसके मुताबिक 14 रुपये 80 पैसे का ईपीएस है। यहाँ बुक वैल्यू आपको मिलेगी, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ -22x, और प्राइस टू बुक बुक वैल्यू पर शेयर ये 168। अब देखें, यहाँ जो है बुक वैल्यू नहीं लिखी हुई, सरमाया पीके वालों ने अपडेट नहीं किया। लेकिन ये ब्रोकर है क्योंकि अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं कि आप ये टाइमली अपडेट कर रहे होते हैं। और ये 22 का जो सेकंड क्वार्टर है उसके मुताबिक बुक वैल्यू है HBL के शेयर की 168 रुपीज़, और इस वक्त करंटली सिर्फ 67 रुपीज़ पे। सो बहुत सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये 100 रुपये सस्ता मिल रहा है शेयर। अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 100 रुपये 101 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो जिसने इन्वेस्ट करना हो, अब बेहतर टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। और इसने जो एक आखिरी डिविडेंड दिया है 15% दिया है, मतलब 1.5 रुपये का सिर्फ 4 नवंबर को दिया है।
ये सारी आपको कंपनी की प्रोफाइल, बुक वैल्यू, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू जो लास्ट क्वार्टर होगा उसके मुताबिक 182 रुपये है, लेकिन अभी 168 रुपये है, मतलब आने वाले दिनों में कंपनी के बढ़ने के चांसेस हैं। ये जो एक्सपेक्टेड है ये मार्केट वैल्यू के मुताबिक से ये ब्रोकर खुद कैलकुलेट करके लिख रहे होते हैं, या कंपनी ने खुद जो बिजनेस प्लान दिया हुआ है उसके मुताबिक है। ये पिछले सालों का डिविडेंड है, इसका कैश पेमेंट कितनी की है, एडवांस एंड डिपॉजिट क्या है कंपनी के, ये सारा कंपनी का स्नैपशॉट आपको ब्रोकर की वेबसाइट पे भी मिल जाता है। अगर कोई ब्रोकर आपको कंपनी का रिसर्च पोर्टल वगैरह नहीं देता इस तरह का, तो उस ब्रोकर से बच के रहें। ये मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी था। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको कसब का पोर्टल दिखा देता हूँ ऑनलाइन। मैं अपना एक अकाउंट लॉगिन करके, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।